हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन उसका नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। देखो, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, हमने स्टार्ट कर दिया था क्या कि एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होते हैं हमारे, जैसे LR सर्किट हो गए या फिर CR सर्किट, इनके लिए हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, कैसे उनको डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में हम लेके आएंगे। फिर उस पर हमने क्वेश्चन भी ट्राई किया था ना। तो आज हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे ही बेस्ड नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, सिंपल पेंडुलम। कि हमारा जो सिंपल पेंडुलम होता है उसके अंदर हम कैसे निकालते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को और हम उसको कैसे सोल्व करते हैं, फिर हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद हमारी जो यूनिट है डिफरेंशियल इक्वेशन वो फिनिश हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हेडिंग लगा लो सब, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, दी सिंपल पेंडुलम। देखो, वैसे तो आई थिंक सबने पढ़ा हुआ होगा सिंपल पेंडुलम वगैरह, 11th क्लास में पढ़ लेते हैं ना। ये वेव्स एंड ऑसिलेशन वगैरह का जो हमारा चैप्टर आता है उसमें हम पढ़ लेते हैं सिंपल पेंडुलम, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या क्या होते हैं। तो जस्ट आज हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, छोटा सा इसका डेरिवेशन है वो करा देती हूँ, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर हमारी यूनिट डिफरेंशियल इक्वेशन और इसकी एप्लीकेशंस कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो देखो, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एज्यूम कर लो, मान लो कि हमारी एक बोब है, बोब, ये हमने पॉइंट फिक्स मान लिया O, ये पॉइंट हमने मान लिया A। अब ये बोब या फिर बॉल लटका लो किसी रस्सी से, है ना। अब इसको हम ओसिलेट कराएंगे, तो देखो ओसिलेट कराएगा तो ये थोड़ा सा डिस्प्लेस करेगा। मान लो ये यहाँ पे आ गया डिस्प्लेस करके बोब यहाँ पे, ये पोजीशन आप मान लो B, या फिर पोजीशन क्या मान लो आप, P मान लो, है ना। थोड़ा यूनिक लगेगा, A और B तो सब लेते हैं, P मान लो आप। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखो। अब आप क्या करोगे कि ये डिस्टेंस ना बहुत स्मॉल होता है, कि यहाँ पे बॉब है तो यहाँ पे ऐसे बहुत स्मॉल, तो ये बीच में ना बहुत, एक तो बहुत छोटा एंगल बनता है थीटा, थीटा जो बनता है बहुत स्मॉल बनता है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको दिख रहा होगा ऐसे कट जाती हुई, कि अब मैं इसको बनाऊंगी ऐसे जाती हुई कि आपको ऐसे दिख रही होगी। लेकिन बहुत कम डिस्टेंस होते हैं, जब कोई पॉइंट दो बहुत क्लोज होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस निकालते हो तो वो स्ट्रेट लाइन जैसी दिखती है हमको। कैसी दिखती है, स्ट्रेट लाइन जैसी। और उनके बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, थीटा, बहुत ही स्मॉल बनेगा, है ना। इसको इतना छोटा बनाऊंगी आपको दिखेगा नहीं, बुक में भी ऐसे ही, इसी वजह से बड़ा गिवन होता है, वरना ये एक्चुअल में बहुत पास पास होते हैं पॉइंट, है ना। तो इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस मान ली हमने x, इसकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मान ली हमने L। अब आप लोग मुझे बताओ कि ये जो पॉइंट P है यहाँ पे, ये जो हमारी बोब है डिस्प्लेस होके आई है, पहले मैं लिख दूं क्या कि L हमारी क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। L हमारा क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, है ना। AP किसके इक्वल है, हमारा x के इक्वल है। थीटा हमारा क्या है, जो ये थीटा बन रहा है ये हमारा वेरी स्मॉल है। इतनी चीजें मैंने लिख दी। अब आप लोग मुझे बताओ कि P पे, कि A तो क्या थी, इसकी इनिशियल पोजीशन थी, A क्या थी, इनिशियल पोजीशन ऑफ बोब, कि जो बोब थी हमारी बॉल जैसी, उसकी इनिशियल पोजीशन थी कहाँ पे, A पे। P पे क्या थी, इसकी फाइनल पोजीशन, या फिर हम बोल सकते हैं डिस्प्लेस पोजीशन, की यहाँ से डिस्प्लेस ओसिलेट होके यहाँ पे आ गया पॉइंट P पे। तो पॉइंट P पे ये जो हमारी बोब है इस पे कितनी फोर्स लगेगी, आप लोग मुझे ये बताओ कि पॉइंट P है यहाँ पे बोब पे, इस पे कितनी फोर्स लगनी चाहिए। देखो, एक तो ये है, इसका कुछ अपना वेट होएगा, तो वेट हमारा किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है हमारा, mg के। तो इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, ग्रेविटी की वजह से mg। अब ये mg भी दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक तो इधर जाएगा
और ए की इसको वापस डिस्प्लेस कराने की कोशिश करेगा ऐसे। तो ये वाला क्या होएगा हमारा mg cos थीटा। कैसे पता चला? देखो ये थीटा था तो ये एंगल भी हमारा कितना होगा थीटा, कैसे कोरेस्पोंडिंग एंगल से, और ये एंगल कितना होगा हमारा mg sin थीटा। समझ आया कि ये जो mg cos थीटा है, ये देखो mg sin थीटा तो क्या करेगा रिस्टोरिंग फोर्स, ये बॉब यहाँ पे P पोजीशन पे आ गई, इसको वापस लेके आने की कोशिश करेगा, और mg cos थीटा क्या करेगा इसको बैलेंस करेगा। किसको? कि यहाँ पे देखो टेंशन भी तो लगेगी, देखो टेंशन भी तो लगेगी ना बॉब। ये हमारा टेंशन फोर्स कैसे लगती है, जो हमारा सोर्स होता है ऑब्जेक्ट होता है उसके आउटवर्ड डायरेक्शन में लगते हैं, तो यहाँ पे टेंशन आउटवर्ड मतलब ऊपर की तरफ लगेगी टेंशन, तो इसको बैलेंस कौन कर रही है mg cos थीटा, और mg sin थीटा क्या कर रहा है इसको वापस रिस्टोरिंग फोर्स होती है इसको वापस ए पे लेके आ रहा है। फिर ए पे यहाँ पे एक्सक्लेरेशन होएगा, यहाँ से आएगा ऑब्जेक्ट एक्सक्लेरेट करता हुआ, फिर आगे ऐसे ऑसिलेशन हमारा चलता रहेगा। तो हमने देखा कि हमारा टेंशन किसके इक्वल है यहाँ पे, कि जो हमारा टेंशन है, देखो वो वाला टेंशन अपने जो लाइफ में चल रहा होता है वो वाला टेंशन नहीं है ना, फिजिक्स वाला टेंशन है, तो उससे रिलेट मत करना। तो टेंशन इज इक्वल टू में mg cos थीटा, टेंशन तो हमारा mg cos थीटा के इक्वल हो गया। तो आप मुझे बताओ रिस्टोरिंग फोर्स है हमारी, रिस्टोरिंग फोर्स वो किसके इक्वल होगी? रिस्टोरिंग फोर्स, अब फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास और एक्सेलरेशन को क्या मैं डी स्क्वायर एक्स वाई में डी टी स्क्वायर नहीं लिख सकती? बताओ क्यों लिख सकती हूँ? क्योंकि एक्स क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, और डी एक्स वाई में डी टी क्या होता है हमारा वेलोसिटी, है ना, और एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा कि डी वी बाई में डी टी, और v की वैल्यू क्या है हमारी डी एक्स बाई डी टी, तो हमारा क्या आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाई में डी टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ गया डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर। तो रिस्टोरिंग फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये किसके इक्वल होएगा? देखो ये भी तो रिस्टोरिंग फोर्स ही तो है, mg sin थीटा है, ए से p पे ये जो हमारी बॉब है ये ओसिलेट होके गई, ओसिलेट होने के बाद ये वापस अपने इनिशियल पोजीशन ए पे आना चाहेगी, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या है हमारी mg sin थीटा। क्या है mg sin थीटा करेक्ट है? नहीं, माइनस mg sin थीटा। क्यों? क्योंकि a से ऑब्जेक्ट p पे जा रहा था, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, एक्सेलरेशन जो है सॉरी क्या बोलते हैं ए से पी में जा रहा था हमारा ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेस हो रहा था, तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है ना mg sin थीटा, तो माइनस mg sin थीटा। देखो फोर्स में भी तो हम स्प्रिंग कांस्टेंट निकालते थे माइनस के एक्स, उसमें भी तो ऐसे ही करते थे कि ऑब्जेक्ट होता था, मान लो इनिशियल पोजीशन ए है, यहाँ से डिस्प्लेस हुआ, स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट में ऐसे तो करते थे हम स्प्रिंग में कि एक पोजीशन ये जैसे मान लो स्प्रिंग है, हम क्या करते थे कि एक ये स्प्रिंग हो गई, इसको हम बाहर की तरफ खींचेंगे, तो स्प्रिंग को बाहर की तरफ खींचोगे जितना उतना ही वो अब छोड़ते ही अपने इनिशियल पोजीशन में आना चाहिए, तो अब डिस्प्लेस कहाँ पे करा रहे हो आउटवर्ड में, लेकिन फोर्स कैसे लग रही है रिस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर के डायरेक्शन में, इसको इनिशियल पोजीशन में डालने के लिए। तो ऐसे ही ये रिस्टोरिंग फोर्स माइनस mg sin थीटा होगी। समझ आया? तो अब आप लोग मुझे बताओ कि थीटा स्मॉल है, एज थीटा इज वेरी स्मॉल, तो हमारा साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? थीटा के इक्वल हो जाएगा, है ना। और थीटा की वैल्यू पहले मैं लिख देती हूँ कि देखो m से तो m कैंसिल आउट हो गया, इसको तो हटा दो, यानी कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर हमारा किसके इक्वल हुआ माइनस जी थीटा के। क्यों? क्योंकि साइन थीटा को हमने किससे रिप्लेस कर दिया थीटा से। अब थीटा आप लोग फाइंड आउट करोगे इससे, तो क्या आएगा? देखो थीटा फाइंड आउट करोगे साइन थीटा, थीटा किसके इक्वल है साइन थीटा के, और यहाँ से वैल्यू को फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। देखो थीटा हमेशा किसके बीच बनता है बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में हमारा थीटा बनता है हमेशा, और थीटा के सामने वाली कौन से होते हैं 90 डिग्री, है ना, हमेशा हमें ये पता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी x बाई एल, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारी x बाई एल। तो पुट कर दो कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू में माइनस जी एक्स बाई एल, ये आपका आ गया। अब इसको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करोगे आप लोग बताओ कि माइनस जी एक्स बाई एल हमारी वैल्यू आ गई,
देखो कैसे सोल्व करेंगे हम इसको, कि ये माइनस जी एक्स बाई एल है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि डी स्केयर एक्स अपॉन में डी टी स्केयर इज प्लस जी एक्स बाई एल। अब आप लोग मुझे बताओ कि इस, देखो हम क्या लिखते थे, हमने पहले क्वेश्चन सोल्व किया तो हम डी बाई डी टी को कैपिटल डी लिख देते थे, यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर। जैसे हम डी बाई डी एक्स को क्या लिखते थे, कैपिटल डी। हमने बहुत क्वेश्चन सोल्व किए, अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट हो गया, वेरिएशन पैरामीटर। उससे पहले भी हमने जब पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट किए थे रूल से, तो हम क्या लिखते थे कि डी बाई डी एक्स, और ये डैश जो होता था हमारा, ये डैश का मतलब डी बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स का मतलब कैपिटल डी, यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर सेम होता था। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि डी कैपिटल डी स्केयर एक्स प्लस में जी एक्स बाई एल। देखो इस d का मतलब क्या होता है, d बाई डी टी, और इसका स्केयर यानी d का स्केयर अपन में dt का स्केयर, तो डी स्केयर x प्लस में जी एक्स बाई एल इजकल टू में हमारा 0 के इक्वल। अब आप लोग इसको बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हो। कैसे सोल्व करोगे, डी स्केयर प्लस में जी बाई एल, एक्स को आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया बाहर। तो अब इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लो आप लोग। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, एम स्केयर प्लस में जी बाई एल इजकल टू में 0, यानी कि एम स्केयर इजकल टू माइनस जी बाई एल, यानी एम की वैल्यू क्या आ गई आप लोगों के पास, प्लस माइनस आयोटा रूट जी बाई एल। ये वैल्यू आ गई आपकी किसकी, एम की वैल्यू। तो क्या आप सी एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। सी एफ की वैल्यू क्या आएगी, C1 कोस रूट जी बाई एल टी प्लस में C2 साइन रूट जी बाई एल टी। ये आपकी किसकी वैल्यू आई, सी एफ की वैल्यू आई। अब मैं नहीं बता रही कि सी एफ की वैल्यू, मैंने C1 कोस रूट जी बाई एल टी प्लस में C2 साइन रूट जी बाई एल टी क्यों लिखी, क्यों, क्योंकि कितने सारे लेक्चर में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जब हमारे रूट्स कॉम्प्लेक्स आते हैं तब उन कॉम्प्लेक्स रूट्स को हम साइन और कोसाइन की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। इसका प्रूफ कि हम साइन और कोसाइन में इस फॉर्म में ही क्यों करते हैं, ये जब हमने बताया था ना कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रूट, जिसमें हमारे रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट थे, जिसमें हमारे रूट्स रियल और इक्वल थे, या जिसमें हमारे रूट्स कॉम्प्लेक्स थे। तो उस वीडियो में जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि सी एफ की वैल्यू C1 कोस रूट जी बाई एल टी प्लस C2 साइन रूट जी बाई एल टी मैंने क्यों लिखा। तो ये हमारी आ गई अब इक्वेशन। अब इसके बाद आप लोग मुझे ये बताओ कि मैं ऑसिलेशन फाइंड करना चाहूँ, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो क्या आएगा, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का पीरियड फाइंड आउट करोगे तो आप लोग बड़े आसानी से बता सकते हो। अब क्या आएगा, 2 पाई अंडर रूट जी बाई एल। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट जी बाई एल, सॉरी एल बाई जी हो जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो ये एल बाई जी। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमारा क्या है, 2 पाई रूट एल बाई जी। ये आ गई वैल्यू हमारी 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। देखो तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन फाइंड आउट कर लिया हमने, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट कर लिया, किसके लिए, सिंपल पेंडुलम के लिए। तो देखो आई होप किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। अभी एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ मैंने कैसे किया। कि सिंपल पेंडुलम था कि यहाँ से एक स्ट्रिंग की लेंथ थी एल, थीटा इन जो ए और पी है, मतलब ए और पी, कि ए हमारी इनिशियल पोजीशन थी बोब की, पी हमारी ऑसिलेटेड पोजीशन है, और ओ से पी के बीच में हमारा टेंशन अप्लाई हो रहा है जो पी के आउटवर्ड होता है। फिर ओ ये सॉरी बोब है जो हमारी पी पे, इस पे एम जी फोर्स लग रही है, हमारी एम जी वेट लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि वेट क्या होता है हमारा एम जी, ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। तो देखो यहाँ पे टेंशन को कौन इक्वेट कर रहा है, एम जी कोस थीटा, यानी हमारा टेंशन को बैलेंस कर रहा है एम जी कोस थीटा। और रिस्टोरिंग फोर्स हमारी किसके इक्वल है, माइनस एम जी साइन थीटा के इक्वल है। तो एम डी स्केयर एक्स अपॉन डी टी स्केयर इसको इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा। यहाँ से मैंने वैल्यू निकाल ली। वैल्यू निकालने के बाद मैंने सोल्व किया, ये इक्वेशन मैंने थी, इस इक्वेशन सोल्व किया, सी एफ की वैल्यू ये आई। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकाल लिया कि 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो देखो सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम।
देखो हमारा ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ना, इसके बाद हमारे जो यूनिट है डिफरेंशियल इक्वेशन ये कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद एक लेक्चर हम ले आएंगे जिसमें हम प्रॉब्लम्स को सोल्व कराएंगे। क्वेश्चन हम दे देंगे 5 से 6 क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन को मैं लिखूंगी ऊपर कि सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको बताना होगा कि कौन से मेथड से हम उसको सोल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन लिखती हूँ मैं। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, ए स्प्रिंग ऑफ, क्वेश्चन है अ स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल का मीनिंग क्या होता है, ना के बराबर, सबको पता होगा वैसे। वेट हैंग्स वर्टिकली, वेट हैंग्स कैसे हैंग कर रहा है, वर्टिकली, वेट हैंग्स वर्टिकली, a mass m is attached to the, a mass m is attached to other end, कि दूसरे एंड पे हमने क्या कर दिया, मास m को अटैच कर दिया। if the mass is moving with velocity u, if mass is moving with वेलोसिटी u, वेलोसिटी u, कि u वेलोसिटी से मूव कर रहा है। व्हेन द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड, व्हेन स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड, कि जब हम स्प्रिंग को नहीं खींच रहे, स्ट्रेच नहीं कर रहे, तब कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो फाइंड क्या करना हमें, फाइंड द वेलोसिटी v, find the velocity v as a function of stretch x। देखो ये क्वेश्चन है हमारा ना, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है कि कितना लंबा क्वेश्चन है ना। देखो सोल्व करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। देखो सॉल्यूशन, हमें क्या है कि क्वेश्चन गिवन हो ना, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है कि हमारे क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल वेट हैंग्स वर्टिकली, कि एक स्प्रिंग है हमारे पास जिसका मास है ना के बराबर है, मतलब बहुत हल्की स्प्रिंग है। तो उसको कैसे हैंग किया हुआ हमने, वर्टिकली। तो स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल वेट हैंग्स वर्टिकली, तो हम उस स्प्रिंग को बना लेते हैं एक बार। स्प्रिंग कैसे बनती है हमारी, ऐसे रहती है ना, इस शेप में रहती है, इस शेप में हमारी स्प्रिंग है। अब इसको हमने हैंग किया हुआ है मास m से, मतलब स्प्रिंग के ऊपर हमने मास m लगा दिया। तो अब स्प्रिंग खिंचेगी, इलोंगेट होएगी। ये पोजीशन a है मान लो, ये पोजीशन हमारी क्या है, p पोजीशन मान लो है ना, p, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है हमारी, x है। ये हमारा क्या है, मास m है। तो ए मास m इज अटैच टू अदर एंड, की ये जो स्प्रिंग थी इसके दूसरे एंड से हमने मास m को अटैच कर दिया। इफ मास इज मूविंग विद वेलोसिटी u, कि ये जो मास है ना ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा था हमारा, u वेलोसिटी से। व्हेन स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड, कि जब हमने स्प्रिंग को अनस्ट्रेच किया, मतलब खींचा नहीं था, तब की बात है। फाइंड द वेलोसिटी v एज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रेच x, की स्ट्रेच करने के बाद अब हम खींचेंगे, जब तो अनस्ट्रेच हमने खींचा नहीं था तब वेलोसिटी इसकी कितनी थी, हमारी कितनी वेलोसिटी थी, हमारी u थी। खींचेंगे उस टाइम पे हमारी वेलोसिटी v कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आप लोग मुझे बताओ इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, बताओ इक्वेशन इसमें कैसे बनेगी हमारी। हम एक चीज जानते हैं, क्या क्या जानते हैं कि इस m पे कौन सी फोर्स लग रही होगी, वेट वाली, ग्रेविटी की वजह से ना, वेट ड्यू टू ग्रेविटी, कितनी कितनी लगेगी, mg। और ऊपर की डायरेक्शन में क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। क्यों, क्योंकि टेंशन हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसके हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो टेंशन ऊपर की तरफ और वेट ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ, mg। तो आप लोग मुझे बताओ कि इस केस में हमारा mg टेंशन के इक्वल होगा या नहीं होगा। देखो सोच के बताना है। अगर हमारा mg टेंशन के इक्वल होता, जैसे हमने सिंपल पेंडुलम के केस में किया था, अभी जैसे हमने ड्राइव किया था ना, जिसमें हमने क्या किया था
कि ऐसे हमारी बोब थी, तो इसमें mg cos थीटा यहाँ पे था, mg cos थीटा, और ऊपर टेंशन लग रहा था, दोनों इक्वल लग रहे थे। क्यों लग रहे थे? क्योंकि ये जो बोब है ना, इसकी डिस्टेंस यहाँ से मतलब स्ट्रेट लाइन थी, मतलब नीचे की डायरेक्शन में इलोंगेट नहीं हुई, लेकिन इसमें तो इलोंगेशन हो रही है ना, स्प्रिंग की लेंथ नीचे की तरफ खिंच रही है, किसकी वजह से? मास की वजह से। तो क्या टेंशन और mg बराबर होंगे? नहीं होंगे। अगर टेंशन और mg बराबर होते तो ये मास नीचे की तरफ खिंचता ही नहीं, ये तो एक जगह स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ जाता है ना, लेकिन ये मास खिंच रहा है, स्प्रिंग इलोंगेट हो रही है, इसका मतलब हमारा mg हमारा टेंशन से क्या है? ज्यादा है। तो हम कैसे इक्वेशन बनाते हैं रिस्टोरिंग फोर्स की? हम क्या लिखते हैं कि m एक्सलेरेशन को d स्क्वायर x बाई में dt स्क्वायर इजकल टू में किसके इक्वल आ जाएगा? ये mg माइनस में t, mg माइनस में t। देखो सबको पता चल गया होगा mg माइनस t क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे mg ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारी स्प्रिंग इलोंगेट हो रही है, मास ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड में ज्यादा लग रहा है टेंशन से, तो mg माइनस टी। अब ये d स्क्वायर x बाई डी टी स्क्वायर है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? d स्क्वायर x बाई डी टी स्क्वायर है, इसको क्या मैं dv बाई में dx इंटू वी ऐसे लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि आप मुझे बताओ कि एक्सलेरेशन क्या होता है हमारा? एक्सलेरेशन क्या होएगा? dv बाई dt, और v क्या होता है हमारा? dx बाई में dt, यही तो होता है। तो a इजकल टू में जब हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है यानी dv बाई dt, तो इस dv बाई dt को मैं x से dx से डिवाइड कर दिया और dx से ही मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ। देखो कि ये dv बाई dt था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, किसके इक्वल? एक्सलेरेशन के। और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता था? वेलोसिटी के। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सलेरेशन, तो dv बाई dt। अब dv बाई dt को मैंने dx से मल्टीप्लाई कर दिया, dx से डिवाइड कर दिया। तो अब मुझे बताओ कि ये तो dv बाई dx तो ठीक है, लेकिन ये dx बाई dt क्या बन गया? हमारा v बन गया। तो मैंने यही तो लिखा है कि ये dx बाई dt हमारा v बन गया और ये dv बाई dx मैंने एज इट इज। तो अब किसी को डाउट नहीं रहेगा ना कैसे लिखा मैंने? देखो बुक में बताते नहीं है कैसे लिखते हैं ना, सीधा डायरेक्ट लिखा हुआ होगा। तो m डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर को कैसे लिखूंगी? v dv बाई में dx इजिकल टू में mg माइनस, अब t की क्या वैल्यू होगी? t की वैल्यू क्या होगी? kx। कैसे? यूजिंग हुक्स लॉ। हुक्स लॉ लगाया हमने, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारी जो t टेंशन है किसके इक्वल हो गई? kx के इक्वल हो गई है ना, किसके इक्वल हो गई? kx के इक्वल हो गई, जहाँ पे हमारा k क्या है? हमारा मॉडुलस है, मॉडुलस है। तो t किसके इक्वल हो गया? हमारा kx के। तो हम ऐसे लिख सकते हैं mg माइनस में kx। बताओ किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि mv dv बाई dx इजकल टू mg माइनस kx। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ mv dv इजकल टू mg माइनस kx, और ये dx, ये dx यहाँ पे डिवाइड में था, दूसरी साइड जाएगा तो क्या मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पे। तो अब देखो mv dv इजकल टू में mg के साथ क्या आएगा? dx आएगा, माइनस kx के साथ भी क्या आएगा? dx आएगा। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? mv स्क्वायर बाई में 2 इजकल टू में यहाँ से हमें क्या मिलेगा? mgx, और यहाँ से माइनस के x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कितना होता है? x स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा कि mv स्क्वायर बाई 2 इजकल टू mgx माइनस kx स्क्वायर बाई में 2। अब आप लोग यहाँ से देखो 2 को कॉमन भी ले सकते हो ना, 2 को कॉमन लोगे क्या आएगा? mv स्क्वायर इजकल टू में 2mgx माइनस में kx स्क्वायर, इतना आया कि mv स्क्वायर इजकल टू में 2mgx माइनस में x स्क्वायर, ये आ गया। अब इसके बाद आप फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करोगे इसको? तो देखो इसको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम कि इफ मास इज मूविंग विद वेलोसिटी u व्हेन स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड। देखो अनस्ट्रेच्ड होगा, यहाँ पे कांस्टेंट c भी ऐड होगा ना, कांस्टेंट c प्लस c। तो देखो यहाँ पे क्या है कि
वेलोसिटी u व्हेन स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड, कि जब हम स्प्रिंग को खींचेंगे ही नहीं, यानी कि x हमारा किसके इक्वल होएगा, x हमारा 0 के इक्वल। क्यों? क्योंकि x क्या था हमारा, इलोंगेशन था, कि स्प्रिंग हमने कितनी स्ट्रेच हुई जब हमने मास m अप्लाई किया। अब मास m अप्लाई कर रहे थे तब हमारी स्प्रिंग क्या होती, इलोंगेट होती, लेकिन जब हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच ही नहीं किया, मतलब अनस्ट्रेच, तो हमारी वेलोसिटी u किसके इक्वल होगी, वेलोसिटी v के। जो इनिशियल वेलोसिटी भाई तो फाइनल वेलोसिटी होगी ना भाई, कि हम जब देखो अब ये स्प्रिंग m है, जो मास m है, जो स्प्रिंग से अटैच था, अगर हम इसको खींचेंगे ही नहीं, अनस्ट्रेच रखेंगे, तो जितनी इनिशियल वेलोसिटी उतनी हमारी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी। लेकिन जब हम इस m मास है इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, यानी कि इलोंगेशन हो रहा है, तो x हमारी AP x के इक्वल आ रहा था, और अनस्ट्रेच कंडीशन में x हमारा किसके इक्वल आएगा, 0 के, तो v हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, u के। तो इसको इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अप्लाई कर दो, x इक्वल टू 0 के, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में आप लोग इसको पुट कर दो। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट में आप लोग पुट करोगे, यानी कि mv² / 2 इज इक्वल टू में 0 पुट करना है ना किसको, x को, तो v हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, u के। तो क्या आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो कि mu² / 2 इज इक्वल टू में x की जगह क्या हो जाएगा 0, माइनस में kx² / 2 भी क्या हो जाएगा 0, प्लस में c। तो हमारे c की कितनी वैल्यू आई, mu²/2, कितनी वैल्यू आई हमारी, mu²/2। इस c की वैल्यू को वापस से इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, या फिर इस इक्वेशन में पुट कर दो। देखो फर्स्ट में भी पुट करोगे आप लोग, क्या आएगा, mv²/2 इज इक्वल टू mgx माइनस kx²/2 प्लस में, अब c की जगह क्या पुट करोगे आप लोग, mu²/2, यानी कि mu²/2 आपने पुट कर दिया। अब देखो 2 कॉमन ले सकते हो, देखो सब में 2 2 आ रहा है, तो 2 कॉमन लोगे तो mv² इज इक्वल टू में 2mgx हो जाएगा, 2mgx माइनस में kx² प्लस में mu², ये आ गया। अब देखो इसमें भी m आ रहा है, इसमें भी m आ रहा है, इसमें भी m आ रहा है, तो जैसे आपने 2 कॉमन लिया ऐसे ही आप लोग m यानी मास को कॉमन लोगे, तो क्या आएगा, फाइनल इक्वेशन क्या बनी हमारी, v² इज इक्वल टू में 2 mgx, m यहाँ से कॉमन लिया, यानी कि क्या बचा, केवल gx माइनस में kx², यहाँ पे m कॉमन लोगे तो डिवाइड में क्या आ जाएगा m। देखो सबके डिवाइड में m किया है ना हमने, यही तो किया है, सबके डिवाइड में क्या किया हमने, m किया है। तो इस m से m कैंसिल, इस m से m कैंसिल, इसके डिवाइड में क्या आ गया m, और ये वाला m भी कैंसिल, तो माइनस kx²/m प्लस में mu²/m था, तो इस m से m कैंसिल, यानी कि क्या आएगा, प्लस u²। तो ये हमारी क्या आ गई फाइनल इक्वेशन, क्या बनी कि v² इज इक्वल टू 2gx माइनस kx²/m प्लस में u²। ये हमारा क्या है, रिजल्ट है। देखो कैसे आया है, हमने क्वेश्चन पढ़ा, तो देखो क्या करना है, हमें क्वेश्चन पे बार बार फोकस करना है। ये कितना भी लेंथी क्वेश्चन है, डरना नहीं है। अब इस क्वेश्चन में देखो हमने पढ़ा कि स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल वेट हैंग्स वर्टिकली, तो अब इसका मतलब क्या था कि कोई स्प्रिंग है जिसका वेट नेग्लिजिबल है, मतलब हम उसको इग्नोर कर सकते हैं ना, और उसको हमने वर्टिकली हैंग किया हुआ है। तो हमने डायग्राम बना दिया इसका, जैसे क्वेश्चन में बोला था, ए मास m इज अटैच्ड टू अदर एंड, यहाँ पे मास m जो स्प्रिंग का दूसरा एंड था, वहाँ पे मास m को हमने हैंग कर दिया। अब आप लोग मुझे ये बताओ, किसी स्प्रिंग पे आप मास अप्लाई करोगे तो स्प्रिंग खिंचेगी ना, स्ट्रेच तो होएगी, इलोंगेट होएगी। तो if mass is moving with velocity u when spring is unstretched, find the velocity v as a function of stretched x, कि जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारी फाइनल वेलोसिटी आएगी, और जब हम अनस्ट्रेच यानी कि स्प्रिंग को स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी चल रही है। तो हमने इक्वेशन बनाई, क्या इक्वेशन बनाई कि मास इनटू एक्सेलरेशन हमारा किसके इक्वल होएगा, mg माइनस टी के। mg माइनस टी कैसे आया कि m है, इस पे वेट ड्यू टू ग्रेविटी कितना लग रहा है mg, और टेंशन हमारा जो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। हमारी लाइफ वाला टेंशन और ये टेंशन दोनों बिल्कुल अलग है ना, तो कंपेयर मत करना। तो mv dv/dx ये कैसे आया था, v dv/dx मैंने बताया था एक्सेलरेशन, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं, dv/dx, dv/dx। तो इसको मैंने क्या किया है, एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी dv/dt, dx/dx से
हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो डी बाई डी एक्स तो एज इट इज आ गया, और एक डी एक्स बाई डी टी क्या बन गया हमारा वेलोसिटी, तो वी डी बाई डी एक्स आ गया था। यहाँ से हमने इंटीग्रेट किया था, इक्वेशन बनी थी, इक्वेशन को सोल्व किया था। अब हमें पता था कि अनस्ट्रेच्ड कंडीशन जब हमारी x इक्वल टू 0, मतलब ये इलोंगेट नहीं हुई स्प्रिंग, तो उसमें भी हमारा u के इक्वल था, यानी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के इक्वल। जस्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, यहाँ से हमें फाइनल वैल्यू मिल गई कि बी स्क्वायर इक्वल टू 2gx माइनस के एक्स स्क्वायर बाई एम प्लस में सी स्क्वायर। तो हमारी जो यूनिट है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमने आज एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को भी कंप्लीट कर लिया है, तो ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, आप लोगों का ही चैनल है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।